एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंटल हेल्थ? You actually start feeling comfortable and secure in your own existence. अच्छा, डॉक्टर से कॉमेडी का ये ज़रा जो आपका सफ़र शुरू हुआ है, ये कैसे शुरू किया? आज मज़े की बात यह है कि मैं वहाँ से तंग आ गया हड़तालों वाले कल्चर से, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आया तो यहाँ पे डॉक्टर्स यहाँ पे भी स्ट्राइक पे। तो जब घर में बोला कि मैं डॉक्टर के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह में थिएटर करने जा रहा हूँ, तो जूता मुझे कैसे? मैं लड़का था, तो लड़कों को मेल प्रिविलेज होती है। आप साइकाइट्री डिपार्टमेंट में, तो थेरेपीज के अंदर ह्यूमर यूज़ होता है? बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है कॉमेडी का पेशेंट्स की हीलिंग के साथ। ये जो भी सुन रहा है ना, जो भी मुझे ये बातें करता है, आप तो मरीजों को हंसा के ठीक करते होंगे। इमेजिन मैं मरीज को हंसा रहा हूँ, उसको गोली लगी वो छुरी मार के आया हुआ अपने आप को। वो कह रहा है मैंने मरना, मैं कहूँ गुदगुदी की शिकत। बहुत बुरा लगता है यार। लेकिन ये जो पढ़ा लिखा तबका है ना पूरी दुनिया में, इसने ना अगली जनरेशन को के वाइल्ड पोटेंशियल को, रॉ पोटेंशियल को इतना टेम कर करके उनकी ज़िंदगियाँ इतनी सफोकेटेड कर दी हैं कि इनको अंदाज़ा नहीं है कि इनके सिर्फ पढ़े लिखे होने में जो गुरूर है ना इनका, वो कितना तबाही मचा देगा। ये ना हर चीज़ को डिसिप्लिन करना ज़रूरी नहीं होता है। साउथ एशियन कल्चर, इंडियन पाकिस्तानी जो है, हाँ, हमें विरासत में ना जो चीज़ मिली है ना, हाँ, सब बच्चों को, हाँ, टॉप टू बॉटम, हाँ, खौफ, हाँ बिल्कुल सही। पाकिस्तान में वीज़ा होता है आपकी माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस। ये जो लोग बाइपोलर हो जाते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस, डू यू थिंक ये मेंटल हेल्थ का इशू है? अपने आप से प्यार करना आर्ट है और ये आजकल के लोगों को आना चाहिए। कहते हैं परवाज़ दोनों की इस जहाँ में, गिरगिस का जहाँ और शाहीन का जहाँ और। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मा और मेरा नाम है आमिर। आज हमने अपने शो पे ऊपर वाले भाई को नीचे बुलाया अपने पास। जो हमारे ऊपर वाले भाई हैं, ये दो कश्तियों में सवार हैं। दिन में ये डॉक्टर होते हैं और शाम में ये ऊपर वाले भाई बन जाते हैं, कॉमेडी करते हैं। तो आए हम उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह दो प्रोफेशंस को इकट्ठे लेके चल रहे हैं। आई एम गोना वेलकम माय गेस्ट मिस्टर अहमद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आमिर भाई। भाईजान, सबसे पहले आप नीचे आ गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं नीचे ही रहता हूँ, बस नाम ही ऊपर वाला भाई है। अच्छा, बिफोर वी कंटिन्यू, काइंडली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप करते क्या हैं। मैं जो मेरे बस में आए मैं कर लेता हूँ, मैं जो मुझसे हो सके मैं कर लेता हूँ। शुरू से ही ऐसा हूँ, लेकिन आजकल चूँकि वीज़े पे हूँ तो नौकरी कर रहा हूँ सुबह के वक्त डॉक्टरी की। तो ये करनी पड़ती है, जो मुल्क चेंज करते हैं लोग, अभी नए नए हैं। और in the morning I work in NHS as a doctor. At night, not very late night, like after in the evenings I work as a comedian. And I have two avenues in comedy. One is in the British English circuit. One is Urdu Hindi comedy online. ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बताएं, आपने कहा डॉक्टर है, तो व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर आर यू? यार मैं भी एज अ जूनियर डॉक्टर काम कर रहा हूँ साइकाइट्री में। हाँ, तो मैं इससे ज़्यादा अभी इसको बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम जूनियर हैं, तो अभी आगे कौन से पाथवे को चूज़ करें वो अभी उस पर टाइम लगता है। और हाँ, उसमें भी 5-6 साल लगेंगे। तो जब आप मेरे साथ 5-6 साल बाद कभी बैठेंगे तो फिर मैं बताऊँगा हाँ मैं ये बन गया हूँ। ठीक। अच्छा, डॉक्टर बनना है या आगे कॉमेडी करनी है? यार मैं या अगर अभी ज़िंदगी कॉमेडी कर रही है? ज़िंदगी तो शुरू से कॉमेडी कर रही है, ये बड़ा क्लीशे सा आंसर हो जाएगा। तो लेकिन ये है कि मैंने करनी परफॉर्मिंग आर्ट्स है। कॉमेडी मुझे इसलिए अभी सूट कर जाती है क्योंकि उसमें आई ओनली नीड मी एंड माई सेल्फ। मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, कोई बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए। और स्टैंड अप कॉमेडी का जो कल्चर है यूके में, दैट इज़ सच अ थ्राइविंग कल्चर एंड आई लव इट। मेरा दिमाग वहाँ चलता है। और मुझे लगता है कि चूँकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, नए मुल्क के अंदर हैं, अभी इतने सेटल नहीं हुए हैं, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसके दौरान जो एक आर्ट फॉर्म मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ स्टेज पे, वो है स्टैंड अप कॉमेडी या अपने प्लेटफॉर्म्स पे उर्दू हिंदी कॉमेडी। तो इसलिए बस ये चलना है और ये असल में एंड पे यही रहना है। मुझे पता है कॉमेडी रह जानी है और एंड पे कोई और फॉर्म आ जाएगी, आर्ट की एक्टिंग आ जाएगी या कोई और गाने आ जाएंगे, कुछ होगा।
कोई डांस फॉर्म होगा, कुछ होगा, लेकिन मतलब इवेंचुअली परफॉर्मेंस रह जाएगी किसी भी तरह की हाँ, मैं परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मर हूँ परफॉर्मेंस। बेसिकली। ठीक है, हाँ, एट हार्ट। ठीक बाकी है। मजबूरियाँ तो सबके साथ हैं। कैसी मजबूरी है भाई? यही मतलब और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं सस्टेनेंस के लिए, पैसे वहाँ से किचन चलाने के लिए, सब चीज़ें। अच्छा, कॉमेडी में बाद में आते हैं। ये बताएं, पाकिस्तान में आपने एज अ डॉक्टर का काम किया। हाँ, पाकिस्तान में मैंने 2016 में ग्रेजुएट किया किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से। ठीक है। उसके बाद मैंने मेयो हॉस्पिटल लाहौर से हाउस जॉब की। उसके बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया एज अ जूनियर डॉक्टर, एज अ मेडिकल ऑफिसर, मेडिसिन, सर्जरी, दोनों ही करता रहा हूँ मैं। ट्राई मुझे सर्जरी बहुत पसंद थी, लेकिन यूके आके मेरा उसका शौक उतर गया। मैंने प्लैब किया 2019-20 में, जब कोविड हो रहा था तब मैं प्लैब दे रहा था। फिर 1 साल जॉब के लिए अप्लाई करता रहा, सारी फ़्लाइट्स बंद थी और दुनिया सारी लॉकडाउन में थी। 2021 में फाइनली मुझे पहली जॉब मिली सर्जरी में। सर्जरी में जॉब मिली प्राइवेट सेक्टर में। वहाँ मैंने यूके में फिर मैंने 1.5 साल सर्जरी में काम किया। फिर मेरी बस हो गई सर्जरी से। मैंने कहा जो मैं ज़िंदगी में एक्चुअली करना चाहता हूँ वो सर्जरी के लाइफस्टाइल के साथ अलाइन नहीं कर रहा। फिर मैंने एक्सप्लोर किया मेडिसिन को। फिर मुझे मेडिसिन भी समझ नहीं आई। मैंने कहा नहीं, मेरे पर्सनैलिटी के साथ नहीं अलाइन कर रही है। फिर मैं गया हूँ साइकाइट्री में। तो आई लव साइकाइट्री नाउ, बिकॉज मुझे लगता है कि जिस तरह का माइंड स्टिमुलेट होना चाहिए मेरे जैसे बंदे का, वो उसमें होता है। और क्यूरियोसिटी होती है, इंट्रीग्ड रहता हूँ, इंटरेस्ट होता है, बिकॉज ह्यूमंस एंड पर्सनैलिटीज़ एंड philosophical side of humanity and mental health in itself is a very much area of an interest for me. अच्छा, पाकिस्तान क्यों छोड़ा? मतलब पाकिस्तान में डॉक्टर्स अच्छा खासा है, कमा रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल भी है, सब कुछ भी है, तो वाई यू लेफ्ट पाकिस्तान? आपको लगता है कि पाकिस्तान में अच्छा खासा कमा रहे होंगे? भाई हमारे तो पाकिस्तान में कहता है जी बंदा कुछ ना, मैं डॉक्टर ही बन जाए। हाँ, डॉक्टर तो कमा रहे हैं अच्छा हाँ, नहीं, खासा। वो तब होता है जब आप 50 साल के हो जाते हैं ना, तो आपकी इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस होती है, आपने घिसाई हो ना अपने 30s और अपने 40s। फिर जाके आप मतलब आप कहीं और के नहीं रहते हैं जब आप वो कर लेते हैं ना। हाँ, अगर आपने सिर्फ डॉक्टरी करनी है फिर तो आप कहीं भी मेहनत कर लेंगे। वो जो आप कह रहे हैं ना कि डॉक्टर बड़ा कमा रहे हैं पाकिस्तान में, वो मतलब माइनॉरिटी कमा नहीं रहे, मतलब एक लाइफस्टाइल है डॉक्टर्स का, मतलब नॉर्मली Life- डॉक्टर्स छोड़ते नहीं है। हाँ, वाई यू है। लेफ्ट पाकिस्तान? है वहाँ पर एक कल्चर है थोड़ा सेठ पुने का भी, ठीक है। तो डॉक्टरी थोड़ी सी अगर सेठ पुने से मिक्स हो जाए तो बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल बन जाता है आपका। हाँ, मुझे वो सेठ पुना समझ नहीं आता है। ठीक है। दूसरा सेठ पुना मतलब थोड़ा डिफाइन करें। जी, मतलब किसी भी प्रोफेशन में देखें, एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव, सच CSS लोग करते हैं। वहाँ पर मतलब गुलाम और आका वाला, गुलाम आका वाला सीन concept है। आ रही हाँ, है। पीरी मुरीदी वाला सीन है। तो वहाँ पे कल्चर है, वहाँ पे सिर्फ डॉक्टरी में कल्चर नहीं है, वहाँ पे इंजीनियरिंग वाले भी, अकाउंटेंट भी, सारे, हर बिजनेस IT वाले सारे इसी कल्चर में। तो उस कल्चर में मुझे समझ नहीं लगती थी, मैं इतना उससे रिलेट नहीं कर पाता था। दूसरा ये कि वहाँ पर ट्रिपल गुना 3 टाइम्स मेहनत करके आपको उतना मिल जाता था रिवॉर्ड जितना यहाँ पर एक नौकरी करके मिल जाता। हाँ, तो दैट वाज वन ऑफ द इंस्पिरेशंस। प्लस पाकिस्तान का जो कल्चर है वो थोड़ा सा टॉक्सिक भी है, हॉस्पिटल्स के अंदर भी और सीनियर्स के साथ भी। तो वो जो लैडर है ना प्रोग्रेस करने की, वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। वो खैर वो दुनिया में कहीं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन मैं चूँकि पाकिस्तान में पैदा हुआ था तो मेरा पहला एक्सपोजर तो वही था। तो मुझे वहाँ से घुटन महसूस होती थी ऑनेस्टली। फिर मैंने कहा मैंने कहीं और जाके ट्राई करना है, तो मैंने ट्राई किया। और मैं यूके अफोर्ड कर सकता था, मैं अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता था अपने पैसों पे। तो वो बड़ी गेम थी। तो खुद पैसे कमा के मैं सिर्फ यूके आ सकता था, तो मैं खुद पैसे कमा के यूके आ गया एग्जाम्स दे के। अच्छा, अब यूके आप आए, तो हाउ डू यू फाइंड यूके मेडिकल कल्चर और पाकिस्तान का मेडिकल कल्चर? हाँ, मैंने यहाँ आके भी सर्जरी में काम किया। मुझे फिर मेरी आंखें खुली कि नहीं, वहाँ पर टॉक्सिक पाकिस्तान में उर्दू में था, यहाँ पे इंग्लिश में। अच्छा। तो मैंने 1.5 साल सर्जरी में काम किया यार। तो मैं अगर जिस भी कैमरे में मैं देख के लोगों को कहना चाहता हूँ, ब्रो अगर आपको सर्जरी का शौक है पाकिस्तान में और आप कहते हैं नहीं सर्जरी का कल्चर अच्छा नहीं है, ब्रो पूरी दुनिया ही बड़ी हुई है सर्जरी कल्चर में। बस ये इंग्लिश में आपको बुली करते हैं, वो उर्दू पंजाबी में करते हैं।
तो आपने चूज़ करना है आपने किस लैंग्वेज में बुली होना है। अंग्रेजी फिर भी बारे में अंग्रेजी हमें बस वो होता है ना कि अब कंडीशनिंग हुई हुई है, अंग्रेजी में कोई कुछ भी कहे, गालियाँ भी दे तो अच्छा लगता है, तो आपको लगता है मैं किसी बेहतर तरीके से बुली हो रहा हूँ, तो वो बस यही है। हाँ, लेकिन ये है कि रिवॉर्ड मिलता है आपको, उतनी मेहनत आप यहाँ कर लेते हैं ना, आपको रिवॉर्ड मिलता है। मतलब गालियाँ दोनों जगह खानी है, जहाँ गालियाँ पे दोनों जगह खानी है। गाली खा के थोड़ा पैसा ज़्यादा मिल जाता है। हाँ, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में ना अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपको कोई गाली दे रहा है, आप उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको आप रिपोर्ट करेंगे वो खुद भी सब कुछ यही कर रहा होगा, वो सारा वो वहाँ नॉर्मलाइज है। यहाँ पे ये है कि अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर भी रहा है ना, तो आपको थोड़ा बुली कर रहा है या आपको किसी तरह से, प्रॉपर चैनल्स हैं हाँ, यहाँ या तो वो कोवर्टेड तरीके से करेगा, ठीक है, वो इतना खुला नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको डर होगा यार मेरे इर्द गिर्द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वो पकड़ लेंगे अगर मैं पकड़ा ना जाऊँ। वहाँ पीछे ये नहीं है, वो वहाँ पे सारे का आवे का आवाज़ बिगड़ा हुआ है भाई। वो ना आपके पोटेंशियल को ख़त्म कर देते हैं। यू लिटरली हैव टू बी इन योर एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट टू सर्वाइव देयर। यहाँ पर यह है कि थोड़ा बहुत वो करना पड़ता है, लेकिन यू हैव प्रोटेक्टेड बाय द सिस्टम नो एज डाउट। अ प्रोफेशनल। ये मुझे अच्छा लगता है इस मुल्क के बारे में। नहीं, ये जो बात की ना आपने अकाउंटेबिलिटी की, इन नंबर वन मैं कहता हूँ अकाउंटेबिलिटी इज नंबर वन की हाँ, किसी भी इंसान को इंसान बनाने के लिए। तो हमारे इस्लाम में भी वही है, आप जो भी करो यू विल बी अकाउंटेबल वन डे। तो तभी हमें कहा कि अपनी हदों में रहो, जी जी, एंड इट मेक्स अस ह्यूमन एंड इट आल्सो टेम अस इन मैनी डिफरेंट वेज। जब पाकिस्तान में इतने हालात ख़राब हैं, मतलब एक डॉक्टर प्रोफेशन के अंदर भी, तो उसको हम चेंज क्यों नहीं कर पा रहे, और कोई क्यों नहीं करता? मुझे नहीं पता ब्रो, मैं इस पे कोई एडवाइस नहीं देना चाहता। मुझे नहीं पता कि कैसे चेंज होता है। मैंने बड़ी बातें सुनी है, मैं बड़ा कुछ कह सकता हूँ यहाँ पे, वो जो रटी रटाई बातें होती हैं हमें ये करना चाहिए, नहीं हमें नहीं, वो करना नहीं चाहिए। मतलब यू नो दिस थिंग, आपका एक्सपीरियंस हाँ। और भी 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस है। तो हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाते जहाँ पे आप बोलेंगे यार ये चीज़ें हुई हैं, हाँ लेट्स मेक समथिंग जहाँ पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, बहुत कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे फोरम्स हैं जो रेजिस्ट करते हैं डॉक्टर्स के ऊपर ऑपरेशन को, और डॉक्टर्स की तनख्वाही बढ़ाने के लिए वो आगे निकलते हैं सड़कों पे। YDA है, हम उनके साथ भी रहे हैं, हम प्रोटेस्ट भी करते रहे हैं, हम हड़तालें भी करते रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं वहाँ से तंग आ गया हड़तालों वाले कल्चर से, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आया तो यहाँ पे डॉक्टर्स यहाँ पे भी स्ट्राइक पे ऐसे ही है। तो यूके में मैं आया तो पिछले 1 साल से स्ट्राइक्स चल रही हैं ब्रो। ऐसे ही ये है। क्या चल रहा है ब्रो? इनकी ये कह रहे हैं हमारी तनख्वाह। अच्छा, मुझे तो लगता है पाकिस्तान से तो बेहतर है, ठीक है, लेकिन यहाँ की जब आप यहाँ ज़्यादा रहने लग जाते हैं ना, तो आपके लिए घर बन जाता है, आपको लगता है यहाँ का नॉर्मल मेरा हक है। मैं अक्सर देखता हूँ यार, मतलब ये लोग कह रहे हैं हमें और तनख्वाह चाहिए, मैं कहता हूँ यार मैं फटाफट कंपेयर करता हूँ मैं किधर से आया हूँ, तो मैं फ़ौरन ग्राउंडेड हो जाता हूँ। मुझे लगता है प्रोफेशन डॉक्टरी का ना पूरी दुनिया में ही ना स्ट्रगल कर रहा है किसी ना किसी तरीके से। हाँ, कुछ मुल्कों में थोड़ा बेहतर है, लेकिन अगर मैं अपने आप को ये कहूँ ना मैं डिज़र्व करता हूँ, तो मुझे बड़ा मुश्किल होता है ये कहने का, क्योंकि लो सेल्फ स्टीम है पाकिस्तानी डॉक्टर्स की। यहाँ के डॉक्टर कहते हैं ना बहुत तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए, विच आई टोटली एग्री विद, क्योंकि जिनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, जिनके बच्चे हैं, फैमिली इन्होंने पालना है, उनके खर्चे पूरे नहीं होते हैं, तो आई टोटली एग्री विद देम। लेकिन पीछे भी हड़तालें ब्रो, यहाँ भी हड़तालें, पूरी दुनिया में हड़तालें ब्रो। यहाँ पे ट्रक ड्राइवर भी हड़तालें कर रहे हैं, ट्रेनें हड़तालें कर रही होती हैं। ऐसे ही है। ये शुरू में आके आपका यूके वाला वो जो चाम है ना, वो तो जाता 3-4 साल में। ऐसे है कि भाई ये क्या, हम जो छोड़कर यहाँ भी वो सब शुरू हो गया। मैंने कहा बस सब कुछ वो उर्दू में, इंग्लिश पंजाबी में था, यहाँ पे इंग्लिश में है ब्रो। तो बस यही है। अच्छा, डॉक्टर से कॉमेडी का ये ज़रा जो आपका सफ़र शुरू हुआ है, ये कैसे शुरू किया, और मतलब वाई कॉमेडी? हाँ, वाई कॉमेडी, मैं ना ऐसा बंदा हूँ, ये अब मैंने डिस्कवर किया अपने बारे में, जो कि अब मुझे पता कि मैं ऐसा बंदा हूँ। ठीक है, यूनिवर्सिटी में था, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। आई वॉज लकी इनफ टू बी इन अ यूनिवर्सिटी विच हैड अ वेरी रिच एक्स्ट्रा करिकुलर सीन। ठीक है, वहाँ की ड्रामेटिक सोसाइटी, वहाँ की डिबेटिंग सोसाइटी, लिटरेरी सोसाइटी, और वहाँ की स्पोर्ट्स सोसाइटी इज़ वन ऑफ द टॉप कल्चर्स इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं MBBS अपना पूरा ना कर पाता अगर इफ़ इट वाज नॉट फॉर ऑल दी अदर एक्टिविटीज़, नॉन मेडिकल एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द ईयर। तो पढ़ाई के बगैर सब कुछ कर लिया? पढ़ाई हाँ, पढ़ाई तो की, वो पढ़ के सारा कुछ पास किया, और अभी भी पढ़ ही रहे हैं सारी ज़िंदगी, अगले 15 साल पढ़ते ही रहेंगे। लेकिन ये है कि मुझे ना घुटन होने लग जाती है अगर मुझे सिर्फ एक पढ़ाई वाले माहौल में रख दिया जाए। 5 साल ऑफ MBBS 2011 से 2016 तक ना मैंने पब्लिक स्पीकिंग में टांगें अड़ाई थी। मैं नेशनल लेवल पे डिबेट्स करता था, शुरू में स्ट्रगल करता था, बाद में जीतने लग गया। फिर ड्रामेटिक्स में हम थिएटर करते थे, 5 साल थिएटर किया,
फ़नी स्केट, सीरियस ड्रामास, सब कुछ किया, डांस करता था मैं, ठीक है। उसके अलावा हर जो भी आर्ट फॉर्म है ना परफॉर्मेंस वाली, आई वॉज इन्वॉल्व इन इट एंड आई लव्ड इट। आई थिंक दैट्स वाई आई सर्वाइव्ड। एक वक्त ऐसा आया था कि मैं थर्ड ईयर MBBS में सोचा था कि है ना, मैं मुझसे ना ये जो पढ़ाई थोड़ी बहुत मैं करता भी हूँ ना ये मैंने नहीं करनी है। फिर मुझे मेरे दोस्तों ने समझाया, ब्रो कर लो 4 महीने पढ़ लिया करो साल में बाकी बाकी महीने तुम ना बाकी रंगरलियाँ मनाते रहो। तो मैं उन रंगरलियों की वजह से सर्वाइव कर गया, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं एक जगह ठहर सकता, इट हैज़ टू वॉन्डर, ठीक है। तो मैं पब्लिक स्पीकिंग करता रहा, ग्रेजुएट कर गया। चूँकि यूनिवर्सिटी के 5 साल मेरे पास अच्छे खासे दोस्त थे, एक पूरी टीम थी। शॉर्ट फिल्म्स बनानी है तो 5-6 लोग हैं, जैसे आपके पास ये पूरा सेटअप है। तो वी ऑब्वियसली हर साल एनुअल फंक्शंस होते हैं, एनुअल ड्रामाज होते हैं और डिबेट्स होती हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में आपके पास टीम्स होती हैं। तो 5 साल तो मैं बड़ा सराउंडेड रहा, और उस कल्चर में मैं अपने पोटेंशियल को मैनिफेस्ट होते देखता रहा, बड़ा खुश होता रहा, ग्रो करता रहा। जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ ना, ऊपर से हम लोगों का मसला ये है कि हम डॉक्टर हैं, तो हमें ग्रेजुएट होने के बाद ना एक प्रेशर होता है कि प्रेशर फ़ौरन भी, और नौकरी घर वाले चाहिए। भी कहते हैं भाई एक्स्ट्रा करिकुलर घर से बाहर, और अस्पताल में आपको पता है देर इज़, वहाँ पे भी आप क्या, इतने हमारी हमारी इतना सेंसिटिव जॉब है, और और इतना प्रेशर में इतने ज़्यादा आवर्स के साथ काम करने के बाद आपके पास और कोई ना तो एनर्जी बचती है, ना वो कल्चर आपको अलाउ करता कि आप कुछ और कर सकें उन दिनों में, अपने स्ट्रगलिंग वाले दिनों में आफ्टर ग्रेजुएशन। तो जब मैंने ग्रेजुएट किया तो मैं बहुत अकेला हो गया। मैं इतना अकेला हो गया, मुझे घुटन होने लगी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैंने इधर उधर हाथ मारे, अलहमरा काउंसिल में जाके मैंने कुछ थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन किए। मैंने कहा नहीं, कुछ करना है, कुछ करना है। कुछ कॉमेडी के ग्रुप्स ज्वाइन किए, कुछ बन नहीं रहा था, क्योंकि अब ना मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ना था अपना रियल प्रैक्टिकल लाइफ, दुनिया का करियर। मैंने कहा ये तो नहीं हो रहा। मैंने हाउस जॉब भी करनी है, हाउस जॉब इतनी क्रशिंग एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का, जो लोग कर रहे हैं पता नहीं मैंने कैसे कर लिया है। खैर मैंने की है, बहुत मेहनती हूँ मैं लेकिन गुड लक यार जो भी कर रहा है। हुआ यह कि मैंने कहा मैं अपना चैनल शुरू कर लेता हूँ। तो चैनल ऊपर विद सैयद अहमद रज़ा के नाम से शुरू किया। ऊपर वाले भाई का टैग वहीं से 2016-17 से मैंने शुरू कर दिया था। मैंने फिर अपना कैमरा लेके ना व्लॉगिंग शुरू कर दी। मैंने फूड ब्लॉगिंग पाकिस्तान में, मैंने पाकिस्तान में ट्रैवल व्लॉगिंग और इवेंट्स कवर करना शुरू कर दिए, और हर चीज़ में एज ए नोविस स्टार्ट कर दिया अपने आप को प्रेजेंट करना। वो करते 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 साथ साथ मेरा मेडिकल करियर भी चल रहा था, हाउस जॉब हो गई थी। फिर अब सोच रहा था कि अब स्पेशलाइजेशन के एग्ज़ाम्स देने हैं। लेकिन ना मैंने फिर परफॉर्म करना शुरू कर दिया बाहर भी, और भी काउंसिल्स में, थिएटर्स में और लोगों के साथ। लेकिन फिर मुझे समझ लगी कि अभी तो मैं बहुत नया हूँ आर्ट्स में, लोग मुझे जानते नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो पहले हम फोकस कर लेते हैं अपने मेडिकल करियर को इस्टेब्लिश करने में। फिर मैंने फोकस होके प्लैब के एग्ज़ाम्स दिए। वो 2021 में सारा कुछ पास होके रजिस्ट्रेशन हो गई है। 2021 में मैं यहाँ पे आ गया, और तब तक मेरा चैनल ग्रो हो चुका था। लकीली मैं लिवरपूल में मेरी पहली जॉब थी, और मेरे ख्याल से मैं बना ही रहा था। मैं तो 4-5 साल से उससे पहले बना रहा, 2016-17 से वीडियोस बना रहा था मैं। लेकिन मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, वो वाली जिसमें मैं लिवरपूल के एक्सेंट को मिमिक कर रहा था। मुझे नर्सिस की समझ नहीं आ रही थी, तो वो स्काउज एक्सेंट, I'm your daughter, I'm your daughter, are you here for the medicine? ठीक है, इस तरह वाली। वो मैंने I'm going out for a ciggy, I need a sip of a bevy, वो करके ना मैंने मिमिक की छोटी सी वीडियो, वो वायरल हो गई। एंड दैट वाज माय ब्रेक ऑन सोशल मीडिया। हॉस्पिटल में बना रहा था वीडियो रात को मैं क्योंकि मैं हफ्ता हॉस्पिटल में रहता था। तो वो वायरल हो गई। उसके बाद से आई नेवर लुक्ड बैक। उसके बाद मैं बिल्डअप करता रहा। अच्छा, एक क्वेश्चन है। बहुत से लोग आजकल कहते हैं कि अगर हम, जैसे आपके केस में अगर मैं कह लूँ कि अगर आप डॉक्टर ना होते तो आप कॉमेडियन होते। अगर आप कॉमेडी अगर अभी कर आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर आपने करियर शुरू किया, ये कॉमेडी अगर आप पहले शुरू करते अगर डॉक्टर ना बनते, तो हाउ डू यू सी योरसेल्फ? ये इमेजिन करने का ना फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जो हो गया वो हो गया। हाँ, मैं बड़ा एजुटेटेड रहा हूँ अपने बहुत सारे इनिशियल ईयर्स में कि यार अगर मैं ये चीज़ परफॉर्मिंग आर्ट्स शुरू से करता होता ना, तो मैं उसमें आज नाम बना के बैठा होता। जो कि खैर मुझे लंबा रूट लेना पड़ रहा है अब, लेकिन वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता। लेकिन ऑब्वियसली जो देसी पेरेंट्स हैं उनको अब कुछ कह तो नहीं सकते, बिकॉज उनकी जनरेशन में मैक्सिमम यही था कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लें, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। अब लेकिन मेरी समझ आती नज़र है। में अगर आप उस वक़्त
लेट्स सपोज कॉमेडी करते तो आप लंदन कैसे, लंदन ना आते, आज आपको यहाँ आना लिखा था, आप हाँ, यहाँ आज पे मैं एज आ अ जाता, डॉक्टर आए हो। इतने सारे और लोग आए हैं मैं भी कॉमेडी बेसिस पे आया था, आर्ट्स का वीज़ा मिल रहा है भाई, इतने सारे लोग मुझे अब मिल रहे हैं, कभी हम आर्ट्स पे आए हैं, मैंने कहा मुझे डॉक्टरी करनी पड़ी पहले, बाद में मैं इधर आके कॉमेडी करूं। आप लोग डायरेक्ट कॉमेडी वाली वीज़े पे आ गए हो यार, गुड। इंडिया से लोग आते हैं यार, इतने सारे लोग आते हैं। हाँ हाँ, तो ये अजम्पशन है कि नहीं आ पाते हैं, मुश्किल रूट, बस किस्मत में मेहनत लिखी है, क्या करें। सही है। तो मतलब गलत एडवाइस मिल गई फिर, ये कह लें। एडवाइस नहीं, बस हालात होते हैं हर मुल्क के। और मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, मेरे अब्बा जी ने बहुत मेहनत की है, सेल्फ मेड आदमी है। मेरी अम्मी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है अपने बच्चों पे कि ना पढ़ाना है, हमने जनरेशन का स्टाइल चेंज करना है अपना, बिल्कुल चेंज करना है, बिकॉज वो हमारी मेरी मैटरनल पैटर्नल फैमिली स्पेशल से इतनी कोई पढ़ी लिखी नहीं है, तो मैं पहले डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो जब घर में बोला कि मैं डॉक्टर के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं थिएटर करने जा रहा हूँ, तो जूते नहीं पड़े घर से, गालियाँ नहीं पड़ी, यार आईटी बड़ा, कम कर रहे हो? हाँ नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं लड़का था, हम्म, तो लड़कों को मेल प्रिविलेज होती है। अगर मैं लड़की होता तो मेरे अब्बा जी मुझे इतनी ज़्यादा शायद ना दे पाते, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी भी एक कंडीशनिंग है, पाकिस्तान का एक नहीं नहीं, कल्चर मैं है। वो बता रहा हूँ कि जैसे पेरेंट्स होते हैं ना कि बड़े वो सिलेक्टिव होते हैं कि नहीं बेटा अब तुमने पढ़ाई की है तो अपने करियर पे फोकस करो। हाँ। और मतलब अब तो चले पेरेंट्स, और जो भी पेरेंट्स हैं थोड़े फ्लेक्सिबल हो गए। जब आप और हम पढ़ रहे थे तब तो हमें एक करियर देते थे, इसी में तुम चलना है, हाँ यही बनना, डॉक्टर बनना है, हाँ इंजीनियर बनना है। तब अगर बोलो कि यार मैंने कॉमेडी करना है, हाँ। तो वो क्या कहते थे? आई थिंक माई फादर रियली let me in the initial years to try everything. ठीक है, He had that thinking, थोड़ी सी less stereotype thinking, ठीक है, जिसमें मुझे उस घर के माहौल में ना, क्योंकि मेरे अब्बा जी खुद भी क्रिकेटर रह चुके हैं और वो बड़े एक्सपेरिमेंटल थे और भी चीज़ों में, अपनी जवानी में उन्होंने पढ़ा भी, ठीक है, बड़ी चीज़ें उन्होंने की, तो ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। तो आई थिंक इट केम फ्रॉम देयर एज वेल। और मेरे अब्बा जी ने मुझे काफ़ी हेल्प की चीज़ें करने में, जब थिएटर कर रहे हो, ठीक है, गुड। हाँ, वो ये था कि बीच बीच में बहुत स्ट्रिक्टनेस होती थी, क्योंकि लेकिन मैं बड़ा स्मार्ट था, मैं अपना पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। दिस इज द मेन थिंग ना। हाँ मतलब देखें, वही होता है कि आपका जो मेन गोल है ना पढ़ाई, वो आप करते रहो, बाकी हाँ एक्सपेरिमेंट करते रहो, माँ बाप को हाँ सपोर्ट करते रहेंगे। हाँ, माँ बाप ने सपोर्ट कर दिया, क्योंकि मैंने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं मारा ना, मैं हर साल पास होता रहा हूँ। और मतलब आई वॉज देयर, मुझे पता था भाई, ये जैसे यूके में नहीं है, जैसे आप वीज़े को हर्ट नहीं कर सकते, हाँ, जो मर्जी बाकी जो मर्जी कर लें, वही है। वो पाकिस्तान में वीज़ा होता है आपकी माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस, हाँ। तो माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस पूरी होती रहे ना, तो वो फिर आप और चीज़ों का मार्जिन निकाल सकते हो। तो वो हमने किया यार, जब तक कर सकते हैं, अब बस हो गई है। आप खुद कमाने लग गए ना। अब ये है कि अपनी मजबूरी की वजह से कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि अब अपनी चॉइस है, अब जो है अपनी चॉइस है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए अब तो। ठीक है, अभी आपने कहा कि आप साइकाइट्री डिपार्टमेंट में, तो थेरेपीज के अंदर ह्यूमर यूज़ होता है? मतलब हाउ मच ह्यूमर इज हेल्पिंग यू टू विद द थेरेपीज और मेंटल सेशंस, या टू अंडरस्टैंड साइकाइट्री मोर? अच्छा, मैं जब शाम को शोज़ करता हूँ ना कॉमेडी के, गोरों के साथ भी, तो वो उनको जब पता लगता है मैं सुबह NHS में काम करता हूँ, तो वो कहते हैं, you must be telling your patients a lot of jokes, you must be healing them, you must be healing them with your jokes. And I'm like, no, this aura is not available at work, okay? You can't, मैं इतना प्रोफेशनल होता हूँ, मैं जितना प्रोफेशनल होता हूँ ना मॉर्निंग में अपनी जॉब पे, मैं उतना ही अनप्रोफेशनल होता हूँ शाम में अपनी वीडियोस में, सब कुछ। एंड दैट्स इंटेंशनल, जिसने मुझे जज करना करे, ठीक है, होना उनका अपना भी मसला है। चाहिए, मैं कहता हूँ होना भी चाहिए, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट प्रोफेशनल्स। बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है कॉमेडी का पेशेंट्स की हीलिंग के साथ। ये जो भी सुन रहा है ना, जो भी मुझे ये बातें करता है, आप तो मरीजों को हंसा के ठीक करते होंगे। इमेजिन मैं मरीज को हंसा रहा हूँ, उसको गोली लगी वो छुरी मार के आया वो अपने आप को वो कह रहा है मैंने मरना, मैं कहूँ गुदगुदी की शिकायत, बहुत बुरा लगता है यार। तो ये कहना बंद कर दें यार मुझे। मरना पहले हंस के हाँ, पहले हंस के दिखाओ। हाँ, वो कभी कभी हो जाए। हाँ, ये है कि रैपो बिल्ड करने के लिए ना, रिलेटेबल फील करने के लिए कल्चरल ह्यूमर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो मैं अपने पेशेंट्स के साथ, वो तो हर बंदे को करना चाहिए। जो डॉक्टर्स ये नहीं करते हैं, आई वुड सजेस्ट वो करना शुरू कर दें, क्योंकि दैट विल जस्ट ब्रिंग आउट द ह्यूमन पार्ट ऑफ द कनेक्शन हो जाता है। हाँ, वो जैसे हर प्रोफेशन में है, ह्यूमर रियली प्लेज अ पार्ट। अच्छा, आपका बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस, इसमें आप पाकिस्तान में आपने एज अ डॉक्टर भी काम किया और यूके में भी एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी एज अ कॉमेडियन काम किया और यूके में भी एज अ कॉमेडियन काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की कॉमेडी और यूके की कॉमेडी में क्या डिफरेंस है, जबकि आप दोनों सेम लैंग्वेज, मतलब उर्दू में आप बात करते हैं?
So how do you where you find the difference in the comedy? दो बिल्कुल डिफरेंट दुनियाएं हैं। अब चूंकि मैं पिछले 2-2.5 साल से करियर बना रहा हूँ, अभी मैं बहुत इनिशियल स्टेज में हूँ यूके की कॉमेडी इंडस्ट्री में, और जो मैं वहाँ पे करता हूँ वो अगर मैं अपनी देसी ऑडियंस के सामने करूँ उनको समझ नहीं आती है, उनको बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने वो कल्चर देखा नहीं है। मेरे एक और सीनियर कमेडियन है, हमारे दोस्त हैं मानी लियाकत, उनके साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो पंजाबी ह्यूमर है ना, वो देसी ह्यूमर पंजाबी वाला, दैट इज़ क्वाइट सिमिलर इन नेचर विद ब्रिटिश ह्यूमर, द सटलनेस, द स्लाइनेस इन दैट, तो जुगतबाजी जुगतबाजी, यहाँ रोस्ट करते हैं वो रोस्ट भी कर, मतलब वो एक तरीका है, वो जब आप सुनेंगे ना जब आप ब्रिटिश शोज देखेंगे या ब्रिटिश देखेंगे, उसके अंदर वो जो ऐसे छेड़ के भाग जाने वाली एक एलिमेंट है ना, वो बड़ा कॉमन है, वो मुझे अच्छा लगता है। आई थिंक मैं उसी को बड़ा यूज़ करता हूँ इंग्लिश में लोगों को हंसाने के लिए जो गोरे होते हैं यहाँ पे। इसमें यह है कि हाँ, लेकिन यह है कि मुझे ज़्यादा खुला प्लेटफॉर्म इंग्लिश कॉमेडी में मिलता है, बिकॉज उधर बहुत सारे दुनिया के टॉपिक्स मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। पाकिस्तान की ऑडियंस के अंदर उतनी अभी वो विथ नहीं है, उतना वो बहुत छोटा स्पेक्ट्रम है उनका, कि दे ओनली हैव अ फ्यू क्लीशे टॉपिक्स जिस पे कॉमेडी होती जा रही है, मैरिज, सिंगल लाइफ और जॉब और बॉस के साथ। इन यूके it's a very different world. You can touch a whole lot of range of topics. ठीक है, you can say a lot of things and you can get away with it. You will not be killed. ठीक है, and I love that about this country. That's why I love the culture. सिर्फ कॉमेडी में नहीं, यहाँ पर ना वीकेंड्स पे आर्टिस्ट को प्रमोट करने का हर घर के अंदर एक बचपन से कल्चर कल्टीवेट किया गया है हर बंदे के दिमाग में। मैं ओपन माइक्स करता हूँ, मैं शोज़ करता हूँ क्लब्स पब्स में, सिर्फ मैं तो कॉमेडी में हूँ, म्यूजिशियन आ रहे होते हैं, पपेट वाले अब लोग आ रहे होते हैं, ठीक है, लोग बीट बॉक्सिंग में आ रहे होते हैं, और भी कोई फाइट्स हो रही होती हैं, बॉक्सिंग हो रही होती है। मुझे ये कल्चर बहुत पसंद है। ये कल्चर कहीं पाकिस्तान में आ जाए, इंडिया में बहुत आ गया हुआ है, मुझे पाकिस्तान में आई विश कि अगले 10-15 साल में बहुत ज़्यादा अब शुरू हो गया द वे आई सी इट। लेकिन ये है कि यहाँ का कल्चर बहुत इस तरह से थ्राइविंग ज़्यादा है। अच्छा, अभी आपने बात की कल्चर पाक्स के, मतलब यहाँ के कल्चर में एक एप्टीट्यूड होता है, बच्चों को टेस्ट भी करते हैं और हाँ। प्रमोट भी करते हैं। हाँ। पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा ये बोले कि मैंने कॉमेडी करना है, तो पाकिस्तान में जो कॉमेडी का कॉन्सेप्ट है ना, वो इतना फैमिलीज जो पढ़ी लिखी फैमिलीज है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, पसंद नहीं करते। हाँ। क्योंकि वो कहते हैं ये कॉमेडी थोड़ी मतलब वल्गर किस्म की कॉमेडी भी है, जुगतबाजी है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन मैनी अदर फैमिलीज। तो एक कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी जवान लड़का, आप जवान हो, आप यूथ हो, आपको लड़के देखते हैं, बच्चे यूथ फॉलो कर रही है। अब किसी यूथ ने अपना करियर शुरू करना है एज अ कॉमेडियन, अब वो पाकिस्तान के अंदर है, तो व्हाट वुड यू एडवाइस कि करना चाहिए, पढ़ाई कंटिन्यू करे या अपने से कॉमेडी पे फोकस करें? पहली बात तो ये कि पढ़ाई से जो वैल्यू मिलती है ना आपको, वो चाहे फॉर्मल एजुकेशन ना भी हो ना, वो वैल्यू ऐसी है कि वो आपकी पर्सनालिटी को, आपके कॉन्सेप्ट्स को मैच्योर करने में बहुत हेल्प करती है। 100%। चाहे आप डॉक्टर हो ना हो, आप एक्सपोजर मिल जाता है आपको, एक्सपोजर भी मिल जाता है, आपको पता लगता है अच्छा मेरे से पहले 2 साल पहले लोगों ने ये कॉन्सेप्ट्स बनाए थे, उन्होंने कुछ सोचा था, तो आप ये है कि उनकी शम्मा आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, वो चाहे आप किसी भी चीज़ में, आप ऊबर ड्राइविंग भी कर रहे हैं ना, ठीक है, यू कैन रीड अपॉन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको अपने बिजनेस को फ्लरिश करने में हेल्प करेगी, आपको पर्सनली ग्रो करने में हेल्प करेगी। दूसरी बात ये है, वो जो आप कह रहे हैं ना, वो मैं थोड़ा एड्रेस कर लेता हूँ, मुझे मेरा हार्ट के बड़ा क्लोज है ये टॉपिक, मुझे ट्रिगर भी करता है ये बात कभी कभी, कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, मुझे इनसे बड़ा मसला है। ठीक है, एक चीज़ होती है एकेडमिक एलिटिज्म, ठीक है, वो सुन के बड़ा अच्छा लगता है आपको कि आप पढ़े लिखे हैं, आपने पीएचडी की हुई है, आप स्पेशलिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, ये है वो। लेकिन ये जो पढ़ा लिखा तबका है ना पूरी दुनिया में, इसने ना अगली जनरेशन को के वाइल्ड पोटेंशियल को, रॉ पोटेंशियल को इतना टेम कर करके उनकी ज़िंदगियां इतनी सफोकेटेड कर दी हैं कि इनको अंदाज़ा नहीं है कि इनके सिर्फ पढ़े लिखे होने में जो गुरूर है ना इनका, वो कितना तबाही मचा देगा। ये ना हर चीज़ को डिसिप्लिन करना ज़रूरी नहीं होता है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना होता है खुला। देखिए, पढ़े लिखे से मेरा मुराद है कि पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जिनके पास जो मतलब प्रोफेशनली दे आर साउंड, ठीक है, हाँ, जिनको अपने बच्चों को होता है कि नहीं अब हमने एक लेवल अचीव किया और हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो है उसको सस्टेन करें, उसको आगे बढ़ाएं। हाँ,
मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उस तबके की। ये जो पेरेंट्स हैं ना जो कहते हैं कि ये जो जहाँ तक हम ले आए हैं उससे आगे ले जाएं तो मैं तो इससे इख्तलाफ करता हूँ। मैं कहता हूँ आपका बच्चा आपकी एक्सटेंशन नहीं है, हाँ ठीक है। आपका बच्चा आपके प्रोफेशन की एक्सटेंशन नहीं है, हाँ आपकी जायदाद की एक्सटेंशन नहीं है, आपकी मोरालिटी की एक्सटेंशन नहीं है, हम्म, आपकी कल्चर की एक्सटेंशन नहीं है। आपका बच्चा एक टोटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है। और ये बातें समझ नहीं आती हैं पेरेंट्स को। अल्लाह करे कभी अगली जनरेशन में समझ आना शुरू हो जाए। वो बच्चे पैदा करने की रीज़न ही आजकल बहुत अजीब सी है भाई। आजकल से जब से मुझे होश आया तब से जब से मैंने डिस्कवर किया कि लोग बच्चे पता नहीं क्यों पैदा करी जा रहे हैं, और इस हवाले से डिस्कवर किया तो क्या डिस्कवर ये किया कि देयर इज लिटरली नो डीपर मीनिंग टू रिप्रोडक्शन इन दिस वर्ल्ड एट द मोमेंट। बस अब अम्मी अबू ने किए थे, हमें पैदा किया था, हम भी आगे कर लें, और साथ वालों ने किया हम भी कर लें, खानदान वालों के 4 हो गए हम 5 कर लें। मैं तो उन लोगों को जानता हूं, दे हैव अ रीजन कि दे वांट द किड्स। हाँ, दे वांट द किड्स। बट जब आप बच्चा पैदा कर रहे हैं ना, जैसे हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, तो लेकिन अगर आप साथ एसोसिएटेड आइडिया ये है कि ये ना किसी तरह हम बन जाए, ये मैं बन जाऊं, ये मेरी एक्सटेंशन बन जाए और मैं वहाँ से प्राइड लूँ। प्राइड आपने ना अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद अपनी सेल्फ स्टीम बेहतर करके करनी होती है। अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हैं ना और कल को आप उनको खुद डिस्कवर करके अपनी आइडेंटिटी खुद बनाने नहीं दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादती है यार। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, मैं इसी से एग्री करता हूँ। हाँ। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि हमारे विरासत में साउथ एशियन कल्चर, इंडियन पाकिस्तानी जो है, हाँ, हमें विरासत में ना जो चीज़ मिली है ना, हाँ, सब बच्चों को हाँ, टॉप टू बॉटम हाँ, खौफ, खौफ, हाँ, बिल्कुल सही। हम सब के ना अंदर खौफ डाल दिया गया है हाँ, कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, हाँ, ये नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, ये हाँ, पढ़ लोगे तो कुछ बन जाओगे। हाँ, और कितने लोग हैं हमारे बैच के, सारे इंजीनियर्स बने, हम भी इंजीनियर बने, इंजीनियरिंग के बाद सारे बेरोजगार बैठे रहे, डॉक्टर्स बेरोजगार बैठे रहे। हाँ। अभी रिसेंटली पायलट से मेरी बात हुई, हाँ। पायलट बेरोजगार है। अच्छा, पायलट भी अच्छा, बचपन में पायलट ही बनना था जो। हाँ, और ना हर बच्चे ने पायलट बनना था, तो हाँ। रिसेंटली पता चला कि पायलट भी बेरोजगार है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, उनके पास जॉब्स ही नहीं है। 2 साल में एक जॉब ओपनिंग आई, वो भी आएगी, उसमें भी हायरिंग नहीं हुई, वो भी सिफारिश से चला गया। मतलब हर बंदा, मतलब जो खौफ डाला था ना कि ये हाँ। बन जाओ, ये बन जाओ, ये बन जाओ, तो बाय द एंड ऑफ द डे वो खौफ में ना हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ हुई, हाँ, ना मेंटली ग्रो कर सके, ना स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सके। हाँ, और अब हम सारे के सारे जो मिलेनियल जिसको मैं कहता हूँ, हाँ, जिसमें हम सब आते हैं, मिलेनियल्स जो हैं, हाँ, जो मिड 30s, मिड 20 से मिड 30s में आ गए, वो फंस चुके हैं यार, इधर जाए इधर जाए। बड़ी अच्छी बात। खौफ, और दूसरा ना एक टाइम डेडलाइन दी हुई है हर चीज़ की। एग्जैक्टली, शादी कर लो ब्रो, इस एज में शादी होनी चाहिए, इसमें बच्चा हो जाना चाहिए, इसमें तुम्हें ग्रेजुएट हो जाना चाहिए, इसमें तुम्हारी तनख्वाह इतनी हो जानी चाहिए, इसमें तुम्हारे पास घर होना चाहिए। मैं कहता हूँ वो बंदा ढूंढे जिसने स्टैंडर्ड वो सेट पता नहीं कौन था ब्रो, मुझे पता लगे मैं गाड़ी के नीचे दे दूँ उसको ब्रो, लेकिन पता नहीं कितने लोगों को देना पड़े गाड़ी के नीचे। नहीं, किसी ने तो स्टैंडर्ड सेट कहने की, ये सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए यार। ऐसे कलेक्टिव डिल्यूजन्स होते हैं पूरी सोसाइटी में, ठीक है, वो शेयर्ड अजीब से ना इल्यूजन्स और डिल्यूजन्स, पता नहीं वो बस जब बहुत सारे लोग 100 बंदा कर रहा हो तो आप उसको रेजिस्ट आप करने में मुश्किल वो होती है, कॉमन बन जाता है, कॉमन बन जाता है, वो पीयर प्रेशर बन जाता है। तो ये ब्रो मैं कहूँगा कि प्लीज़ पेरेंट्स जो है ना, अगर आप अभी पेरेंट नहीं बने हैं तो प्लीज़ पहले ना थोड़ा सा ना सोच लें बैठ के, 1 साल और ले लें, ठीक है, सिर्फ सोच लें बैठ के कि ना अब जब आपका बच्चा होगा तो उसको अपने टाइम पे खुद डिस्कवर करके, जब तक खुद उसमें इंटेंशन नहीं होगी ना कुछ करने की, तब तक वो खुशी से कुछ नहीं करेगा। उसको जब अपनी मर्जी से समझ आएगी फिर वो करेगा, फिर उसको करने दें प्लीज़। आई एग्री विद यू। बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट ये और एक कॉमेडियन भी हो, बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। आजकल की यूथ जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी और कंपैरिजन कर करके एक बड़ी अजीब दुनिया के अंदर चले गए। उन्होंने पढ़ना भी है, उन्होंने मशहूर भी होना है, टिकटॉकर भी बनना है, कंटेंट क्रिएटर भी बनना है, पर वो कोई डिसिप्लिन में नहीं आ पा रहे और एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार बनते जा रहे हैं। तो एज अ बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट हाउ वुड यू व्हाट वुड यू एडवाइस टू देम कि क्या करें जो अपनी सफ़र को ढूंढ रहे हैं, अपनी मंजिलों को ढूंढ रहे हैं? हाँ, मैं कोई इतनी बड़ी अथॉरिटी तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी ज़िंदगी गुजार ली है मैंने, 31-32 साल के होने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे अभी कंफ्यूज है ना कि यार क्या कुछ करें और क्या ज़्यादा करें क्या कम करें, उनसे ना मेरी दरख्वास्त है कि एक तो जो भी कर रहे हैं ना उसमें फ़ेल होने से ना डरें, उसमें ना डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, बिकॉज दैट्स द ओनली वे थ्रू, ठीक है। और जब आप एक चीज़ को बार बार करके उसमें गलतियां कर लेना, तो थोड़ा सा ब्रेक लें,
सोचें, कोई नहीं कहीं भाग रहा, और फिर ना एक चीज़ करें, एक टाइम पे एक चीज़ करके देखें, छोटे छोटे स्टेप्स लें। अगर आप, ठीक है, आपने शाहरुख खान बनना है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लिटरली परफॉर्मिंग वेल इन योर स्कूल ड्रामा फेस्टिवल, इन योर यूनिवर्सिटी ड्रामा फेस्टिवल, ठीक है यार। आप जो भी कर रहे हैं छोटे लेवल पे करना अच्छा करें, और उसके अंदर से जो आपको ग्रेटिफिकेशन मिलती है उसको ट्रायर करके अगले प्रोजेक्ट की तरफ जाएं। एक वक्त में छोटी सी चीज़ से खुश होना सीखें प्लीज़, और क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, बर्नआउट ना हो, क्योंकि बर्नआउट होते हैं ना, फिर आप पैनिक करते हैं करियर में, लाइफ में, रिलेशनशिप्स में। आप आराम से चिल करें, आराम से मेहनत करते रहें बस। अच्छा, इसी से एक और क्वेश्चन है कि अब एक बंदा जो ट्राई कर रहा है, अगर उसको समझ नहीं आ रही मैं क्या ट्राई करूं, और वो हर वेन्यू में ट्राई कर रहा है, हर चीज़ें पे कॉमेडी भी ट्राई कर रहा है, और एक्टिंग भी ट्राई कर रहा है, कंटेंट क्रिएशन भी शुरू कर दिया, अब टिकटॉक पर डांस भी शुरू कर दिया, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर वैरायटी आ चुकी है, कोई डायरेक्शन किसी के पास नहीं है, जो मशहूर होता है, जो ट्रेंड बनता है, हर बंदा वो शुरू कर देता है। जो यूथ है, जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए कोई रोल मॉडल हो सकता है इस बारे में क्या, कि हाँ इसको देख के हाँ ये बंदा भी हमारे तरह से सफ़र शुरू किया, नाउ ही इज़ ऑन दैट सर्टेन पोजीशन, इसको कोई रोल मॉडल है आपकी नज़र में? अगर आप आर्ट सीन की बात कर रहे हैं, क्रिएटिव दुनिया के अंदर, तो ज़ाहिर क्रिएटिव दुनिया में इतनी सारी फील्ड्स हैं, हर बंदे ने अपना अपना कोई रोल मॉडल देखा होता है, तो वो तो हर बंदे का अपना अपना है। लेकिन आपका कौन था रोल मॉडल? यार जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी तो पूरे पाकिस्तान की 2-3 इंस्पिरेशंस थी उस वक्त। मूरू भाई थे, इरफान जुनेजो थे, जुनेद अकरम थे जब हम छोटे थे तो इनके चैनल शुरू करिए, हम देखते थे, हमने कैमरा उठाना इनसे सीखा था। तो वो जब ज़रा आप शुरू में इंस्पायर होते हैं किसी से, और फिर आप उसको करते रहते हैं, उसमें फिर आप अपना स्टाइल लेके आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वो अब अपना स्टाइल मुझे अपना मिल गया हुआ है, मुझे पता कि अब मैंने क्या करना है। तो लेकिन ये है कि जो भी आप, जिससे भी आप इंस्पायर हो रहे हैं ना, उसकी जर्नी को स्टडी करें कि वो कितने सालों में बना है जो वो बना है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आप उनकी हर चीज़ से एग्री करें, लेकिन ना वो जो एक कंसिस्टेंसी वाला एलिमेंट है ना, उसको आप अपने अंदर जब तक नहीं लेके आएंगे ना, मैंने लिटरली हर चीज़ ट्राई की हुई है। मैंने फूड व्लॉगिंग, ट्रैवल व्लॉगिंग, मैंने पता नहीं एडिटिंग, मैंने वॉइस ओवर, मैंने दुनिया की हर चीज़, मैंने टीचिंग भी की हुई है, मैंने इंग्लिश पढ़ाना, घर जाके मैथ पढ़ाना, सब कुछ किया हुआ पाकिस्तान में। लेकिन मैंने हर चीज़ ट्राई करके फिर अपने लिए एक सफ़र चुना है जो कि 10 साल की जर्नी है पूरी। और अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, अभी मुझे नहीं पता कि अगले 20 साल में और भी बहुत कुछ होगा। लेकिन ये है कि आप ना किसी एक बंदे को इंस्पिरेशन समझ लें, और उसके किसी ना किसी जर्नी के एक पार्ट को रिपीट करके अपना स्टाइल बीच में लेके आते रहें, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देयर इज़ समथिंग फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही एम ही पैदा हो गए हैं। लिटरली यू कैन जस्ट, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, यू कैन लिटरली बी अ गुड पेरेंट। लाइक ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप एक अच्छा कुक हो सकते हैं, आप एक अच्छी माँ हो सकते हैं, आप मतलब यू कैन लिटरली बी, आप अच्छा घर चला सकते हैं। ये कुछ छोटी बात नहीं है, ये बड़ी इंटेग्रिटी वाली बात है। ज़रूरी नहीं कि आपने कुछ करना ही है जो ट्रेंड चल रहा है, ज़रूरी नहीं है ट्रेंड। वो ट्रेंड आप शॉर्ट लिव्ड होते हैं, हर एक का अपना रोल होता है, शॉर्ट लिव्ड ट्रेंड है। आप अपने लिए कुछ ढूंढें लॉन्ग टर्म, अपना रोल होता है, और हाँ, जो आपका रोल है आप उस रोल हाँ, के अंदर आप कोशिश करें। हाँ। ठीक है। अच्छा, इसी से एक और क्वेश्चन है, फॉलोअप क्वेश्चन, कि अभी इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लोगों को है कि यार फाइनेंशियली कैसे अपने आप को हम बेसिक नीड्स कैसे पूरी कर सकते हैं अपने, ठीक है। कहते हैं शौक तो अमीरों के होते हैं पूरे, बाकी जो लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो इस तरह का जो किसी का बैकग्राउंड है, या इस तरह का जो अभी हमारा मोस्टली कल्चर पाकिस्तान का हो चुका है, इस समय नेसेसिटी सर्वाइवल वॉर चल रही है, तो उसमें क्या बंदा करे? पढ़ाई करे या अपना करियर को या कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ध्यान दे? सबसे पहले ना देखें, हमारी जनरेशन ने गलती की है, इसमें अब गलती नहीं है बस, लेकिन अब हमने सीखा है। अपने बच्चे को ये ना कहें प्लीज़ कि तुम सिर्फ पढ़ो, पैसों की टेंशन ना लेना। नहीं, अब तो कोई भी नहीं कह रहा, अब तो सब कह रहे हैं तुम वीडियो बनाओ, व्लॉग बनाओ, कुछ भी करें। यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप कुछ ना कुछ कर रहे होने चाहिए पढ़ाई के अलावा। आपका कोई ना कोई प्लान होना चाहिए। आप म्यूजिक बनाते हैं, म्यूजिक बनाना शुरू कर दें। आप हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, आपका ना कुछ बेचने की स्किल शुरू से आनी चाहिए। आपने अपनी बातों को बेचना है, मार्केट करना आना चाहिए। वो आप कुछ ना कुछ करें। आप लिटरली
आपने फ्रूट बेचना, आप फ्रूट बेच लें, आप कुछ करें। आपको जब पता होगा ना मैंने महीने का 10-20 हज़ार अपने किसी स्किल से निकालना है, अगर आपको यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर से आ जाएगा ना, यकीन करें आप मेरे से 10 साल आगे होंगे मेरी एज में, ठीक है। तो ये छोड़ दें प्लीज़, ये छोड़ दें कि पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई जो है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आप अपना वो जर्नी प्रैक्टिकल लाइफ का 30 साल की उम्र में शुरू करें, जो कि बाकी दुनिया के बच्चे 18 साल में शुरू कर देते हैं। जब वो 18 साल के होते हैं, दे वर्क ब्रो। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं अपनी फीस खुद ही देने के लिए, मैकडॉनल्ड में काम कर रहे हैं, KFC में काम कर रहे हैं। आपको तो पता है, आप यहाँ पे इतने अरसे से हैं। ये कल्चर जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा यार मैंने अभी भी लेट शुरू किया। मैं तो कहता हूँ, और हम लोगों ने ना 20-25-26 साल के भी हमने बच्चे रखे हैं घर में, बड़े नहीं हो पा रहे क्योंकि माँ बाप Exactly. को बड़ा होने नहीं दे रहे। वो बॉयज ही रहते हैं लड़के, वो हाँ। मैन बनते ही नहीं है यार। 100% अभी भी नहीं। शादी के बाद 35 साल की मैंने देखे, वो कहते हैं ना मैन चाइल्ड, मैन 40 चाइल्ड, इयर्स मैन चाइल्ड। 40 और ये यकीन करें ऐसे 50-50 साल के मैन चाइल्ड मैंने देखे हैं मैंने यार। भी देखे हैं। उनकी अपनी सोच कभी डेवलप हुई नहीं होती। वो वही हैं जो बस मामा बाबा ने कह दिया, वो भी कहते हैं अम्मी अबू ने कह दिया। दे हैव नेवर हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लोरिंग कि वो खुद असल में हैं क्या। उनको माहौल नहीं दिया ना, माहौल नहीं दिया। माँ बाप ने उनको बड़ा प्रेशर में रखा कि मैंने जो कह दिया कह दिया। हाँ, तो प्लीज़ ना चैलेंज करने से ना डरा करें। हाँ, रिस्पेक्ट के दायरे में रह के करें, लेकिन मतलब अपनी आइडेंटिटी जो है उसके बारे में उससे बेहतर, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। उससे ज़्यादा मतलब वो आपके माँ बाप की रिस्पेक्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आइडेंटिटी जो है ना, क्योंकि माँ बाप सारी ज़िंदगी नहीं रहेंगे आपके साथ। जब वो चले जाएंगे ना उसके बाद आप अपने साथ ही आए। लेकिन वो मेरी नज़र में ये जाती भी है कि अब वो शादी हो गई, अब वो जिसका पार्टनर है उसके जो बच्चे हैं, हाँ, वो भी तो अपने बाप को देखेंगे क्या क्या फेलियर बाप बन गया। ब्रो सेम साइकिल रिपीट होता है, जनरेशनल कर्स बन जाएगा। वो उसके बच्चे, वो ज़ाहिर है जब उसने खुद नहीं वो स्टैंड लिया अपने लिए कभी ज़िंदगी में, वो बच्चों क्यों लेने देगा उनके लिए। बच्चे बागी हो जाते हैं वैसे भी। इवेंचुअली वो या तो उनके हेट करने लग जाएंगे। आपने ना बेसिकली एक आर्ट है अपने आप से प्यार करवाना, अपने आप से प्यार करवाना आर्ट है। और ये आजकल के लोगों को आना चाहिए कि जूनियर से कैसे तरीके से रहना है, बच्चों के साथ कैसे अपने आप से प्यार करवाते हुए रहना है। What is the biggest misconception about being a psychiatrist? लोगों को लगता है साइकाइट्रिस्ट काम नहीं करते हैं ज़्यादा। क्या करते हैं वो? मतलब बाकी स्पेशलिटीज़ को लगता है कि साइकाइट्री वाले ना वेले बैठे होते हैं, ठीक है। उनको पता नहीं है कि हाउ मच इट टेक्स अ टोल ऑन योर नर्व्स। पाकिस्तान में तो वेले बैठे होंगे ना। चलो जब आप खुद ही ये कह रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ को कोई सीरियस नहीं लेता। नहीं, पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ को कल्चरली कोई सीरियस नहीं लेता है, लेकिन वो फारिग ही बैठे होते हैं ना। फारिग नहीं, फारिग एज इन के अब ज़ाहिर है जो अब मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं वो तो फारिग नहीं बैठे हैं, उनके पास तो अच्छा खासा केस लोड है, ठीक है। लेकिन हाँ वो ये है कि वो कोई इम्पैक्ट उस तरह से नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि जिनकी उन्होंने हेल्प करनी है वो रिसेप्टिव ही नहीं है। वो मानते ही नहीं उस चीज़ को। वो ना, उनके लिए मेंटल हेल्थ ऐसे है जैसे ऐसे खाना खा लिया, हाँ ख़त्म हो गई बस, मतलब ऐसे है, हवा है सांस ले लिया बस। ब्रो बहुत लेयर्स हैं। प्लीज़ सोशली कल्चरली ना अपने ट्रॉमास को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। हर बंदे को थेरेपी में जाना चाहिए। देखें प्लीज़, मेहरबानी अपने पे करें। अगर आप अभी अपनी 20s में हैं, आपके साथ ज़िंदगी ऑलरेडी बड़े जुल्म कर चुकी होगी, इसको डायसेक्ट करें आहिस्ता आहिस्ता बैठ के अपनी 30s में, ताकि आप कि जब आपका रिलेशनशिप हो बने, आपके कल को बच्चे हों, तो प्लीज़ आप खुद तो सॉर्टेड होना पहले। आपको ये कोई और फील्ड नहीं देगी इतनी अवेयरनेस, ठीक है। ये सेल्फ हीलिंग की जर्नी और ये साइकोलॉजी, साइकाइट्री, इस फाइंड योर जर्नी। आपके अगर मसले हैं ना, इमोशनल इश्यूज़ हैं, आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, उसके पीछे पूरी साइंस है। उस साइंस को प्लीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, इग्नोर ना करें इसको। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? यार मेंटल हेल्थ आपकी सेहत का एक वो इंतहाई अहम जुज़्व है जिसकी वजह से you actually start feeling comfortable and secure in your own existence. That's how I will put it, मोटा मोटा। एक्सेप्टेंस, अपनी एक्सेप्टेंस। हाँ, गुड यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है। कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत सारे अमीर लोग हैं, बहुत सारे हाई पेडेस्टल पे लोग बैठे हुए हैं जो ना अपने जो वो कर रहे हैं या जो वो बन रहे हैं जो वो है नहीं है। मेंटल हेल्थ की जब आप जर्नी में डाइव इन करते हैं ना, इस समुंदर में जाते हैं, तो आपको ऐसी गिरहें मिलती हैं जो खोल के आपको अंदाज़ा होता है कि ब्रो मैं पता नहीं किन किन लोगों से इंस्पायर होता रहा हूँ और मैं वो चीज़ें कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं हूँ नहीं। आपको अपने साथ बैठने, अपनी तन्हाई को दोस्त बनाने में
मेंटल हेल्थ की जर्नी बहुत हेल्प करती है। ठीक है, अब इसी के ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो लोग बाइपोलर हो जाते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस, डू यू हाँ, थिंक ये मेंटल हेल्थ का इशू है? चूंकि मैं स्पेशलिटी में काम करता हूँ, मैं इस पे कोई कैजुअल आंसर नहीं देना चाहता हूँ। नहीं, क्योंकि आप इस मुल्क में हैं जहाँ पे इस हाँ कल्चर हाँ, को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। सोशली तो ब्रो बहुत सारी चीज़ें फजूल सी प्रमोट हुई है, नहीं, मुझे तो समझ नहीं मैं लगती हैं। बात कर रहा हूँ इस टाइम हम मेडिकली, हाँ, डू यू थिंक ये मेंटल हेल्थ इशू है? बाइपोलर एक इंतहाई सिग्निफिकेंट और रियल और सीरियस इशू है। इसका इलाज होता है, इसका इलाज दवाइयों से भी होता है, इसका इलाज थेरेपी में भी होता है। मतलब मैं ये जनरल पब्लिक के लिए बता रहा हूँ। अब मैं चूंकि इस चीज़ में मैं कोई स्पेशलिस्ट इस चीज़ बाइपोलर में नहीं हूँ, मैं अभी जूनियर हूँ इस इंडस्ट्री में, इस स्पेशलिटी में। लेकिन ऑब्वियसली वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पेशेंट्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु सफ़र फ्रॉम दिस। प्लीज़ इसको सीरियस लें, ये दम दरूद से ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अब एक और लास्ट क्वेश्चन। हाँ। अब एक लड़का है जो कहता है मैं लड़का हूँ हम्म, पर मैं लड़का फील नहीं करता, हम्म, तो ये क्या है? मेंटल हेल्थ इशू है? हाँ, ये बिल्कुल, इसके बहुत सारी लेयर्स हैं। लेकिन वो लेयर्स से बहुत सारे देसी लोग अग्री नहीं करते हैं, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। जेंडर क्लिनिक हमारे साथ बहुत क्लोजली काम करता है बच्चों के साथ, मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ आजकल। और यू माइट डिसअग्री बट इट इज़, ये एक प्रॉपर कन्फ्यूजन होती है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की, जेंडर आइडेंटिफिकेशन की। इसका प्रॉपर एक पाथवे है इलाज का। इलाज ऐसे नहीं, इसकी इलाज क्या, you have to have proper help to identify yourself. And in this country, I like the fact कि जब कोई बंदा अपनी confusion का इजहार करता है ना अपनी जेंडर के बारे में, there is a whole lot of support system available he can go to. और उस जर्नी में maybe he eventually thinks he is what he is biologically, but if he wants to identify as something else, it's totally up to his decision, his criteria of his own self, his sense of self. मैं इस पे कोई हाँ या ना का तबसरा मुझे सूट देखिए, हम नहीं किसी करता। इंडिविजुअल की बात नहीं करें कि उसके ज़ाती क्या ख्यालात है, मैं बात करूँ जेनेरिक लेवल के ऊपर, हाँ मेडिकली। हाँ, ठीक है, कि ये मेंटल हेल्थ इशू है, कि एक बंदा ये है जिसको मेंटल, आइडेंटिटी क्राइसिस है। मैं इसको, चूंकि मैं इतने सारे पेशेंट से डील करता हूँ, इसको मेंटल हेल्थ इशू मैं नहीं कहूँगा। अच्छा, मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट है ये, ठीक है। जिसको एड्रेस करने के लिए आपको 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 थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि ब्रेन काम कैसे करता है, कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन एक प्रॉपर डेवलपमेंटल स्टेज से हो के गुजर के लोग अपने आप के साथ कंफर्टेबल कैसे फील करते हैं। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है ये, मतलब इसका कोई एक वर्ड में आंसर नहीं है। ये जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस होते हैं किसी को भी, हम्म, इसके पीछे कौन से फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल, मीन्स फैमिलीज के या बाहर कल्चर के या माशरे के, कहाँ के, किस ब्रो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसमें आ सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी आ सकते हैं, आपका जेनेटिक मेकअप भी आ सकता है जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। यू आर बॉर्न विद सर्टन जीन्स जो कि एक्सप्रेस आपको इस तरह करें। बट दैट्स 1 in 100। दैट्स, या बट दैट 1 in 100 इज स्टिल सिग्निफिकेंट इनफ, राइट? ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, हाँ, 1 in 100 की। जैसे मैं बात करूँ कि जी एक बंदा डफ एंड डम पैदा होता है, हाँ, तो बोले वो डफ एंड डम पैदा हुए हैं, प्रॉपर उसकी मतलब यू कैन फाइंड द नंबर्स, लेकिन अगेन 1 in 100 होता है ना वो। हर घर में तो हर दूसरा बच्चा डफ एंड डम पैदा नहीं होता। हाँ, सिमिलरली इफ समवन इज बायोलॉजिकली, उसको प्रॉब्लम है, डिसेबल है, दैट्स अनदर इशू। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ आजकल एक ट्रेंड बनता जा रहा है यूथ के अंदर स्पेशली। मैं ना उस ट्रेंड को पूरा कंडोन कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं उसके अगेंस्ट जा रहा हूँ, कि ना बहुत इंडिविजुअलिस्टिक डिबेट है और ये बहुत बड़ी डिबेट है। ठीक है, इसमें आपको साइंटिफिक एविडेंसेस भी चाहिए, इसमें साइकोलॉजिकल एविडेंसेस भी चाहिए, इसमें आपको ह्यूमन ब्रेन को बहुत स्टडी करना पड़ता है। मैं बात करूँ सिंपल बेसिक लाइन के ऊपर कि ये मेंटल हेल्थ इशू है ना, ये मेंटल हेल्थ इशू, मैं इसको बिल्कुल टैग नहीं करूँगा, ये मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट है और ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपने जैसे कहा कि जैसे बाइपोलर और अनस्टेबल पर्सनैलिटी, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है और इसको रद्द नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, दे आर नॉट वेल इक्विप्ड इनफ विद दैट बेसिक नॉलेज कि मैं उनको कह दूं कि ये है या नहीं है, वो बहुत मिसलीडिंग हो जाएगा। मैं इस पे कमेंट नहीं करता। ठीक है, यू वांट लीव इट ओपन क्वेश्चन। हाँ, ये ओपन है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कहने से या तो लोग ऑफेंड होंगे या वो मेरे हक में बोलने लग जाएंगे, लेकिन ये बहुत ग्रे एरिया है, ये बहुत इंडिविजुअल काम होता है इस पे। ओके, लास्ट क्वेश्चन, कोई एडवाइस आप देना चाह रहे हैं अपने फॉलोवर्स को, यूथ को, कि एनी एडवाइस यू वांट टू गिव टू योर फॉलोवर्स
यूथ को? सब्र करना सीखें, स्टे पेशेंट, द ग्लोरी इज इन पेशेंस, द ग्लोरी इज नॉट इन बीइंग इम्पल्सिव. It's okay if you have been impulsive in the past. The glory is to sit through the tough times and soothing your own self. Professionally भी, emotionally भी, relationship के मामले में भी, socially भी, financially भी, everything takes time. Please don't become a victim of instant gratification. ये गलतियाँ मैंने भी की हैं, आई एम श्योर आपने भी की होंगी, कि फटाफट कोई रिजल्ट मिल जाए, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है. जो चीज़ आप सिक्योर पर्सपेक्टिव से करेंगे ना, सिक्योर, आपको लगता हो कि ये मैं हूँ, और आपको उसकी फील ही अच्छी आएगी, उसके अंदर आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है. ये जर्नी इनसिक्योरिटी से सिक्योरिटी तक की जो जर्नी है ना, इसको बड़ी पेशेंस के साथ तय कीजिएगा. इंसान की ज़िंदगी में बहुत जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं बड़ी उम्र में जाके. अच्छी बात है कि आप उन जिम्मेदारियों से आने से पहले पहले ही अपने आप को ढूंढ लें, डिस्कवर कर लें सिक्योर, अपना सिक्योर एस्पेक्ट. व्हाट डू यू थिंक, जो प्रोफेशनली बंदा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसका रोल नहीं बनता कुछ थोड़ा सा प्ले करे? आई एग्री विद यू थ्योरेटिकली, बिल्कुल. मतलब इसमें इस पे इख्तलाफ करने के लिए कुछ है नहीं इस बात पे कि जो चीज़ इंसानियत पसंद हो ना, उस तरह की वैल्यूज़ बिल्कुल आपको उसका प्रचार करना चाहिए. जैसे आपने बताया कि यूके में राइट्स हुई हैं, और यूके में गोरे जो रेसिस थे वो ब्राउन लोगों के, इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ थे, लेकिन गोरे ही थे जो कि उन रेसिस को चुप भी करवा रहे थे. तो आई टोटली देखना हुआ कि ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच इट प्रिवेल्ड, एंड आई एम हैप्पी कि इस मुल्क में वो वाले गोरे ज़्यादा थे जो इनका लॉ कितना स्ट्रॉन्ग जो इंक्लूसिव. हाँ वही ना, उठा के घर से ला के डाल दी जेल के अंदर. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक ये सोसाइटी बहुत देर से ना इस जर्नी पे चली हुई है, हमसे बहुत आगे हैं ये. आई विश के पाकिस्तान में भी कभी ऐसा हो कि मेजोरिटी ऐसी हो कि वो कहे नहीं. लेकिन हो सकते हैं ना, बाद में हमेशा कहता हूँ जो हमारी यूथ है, हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है कि अगर हम हर बंदा, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर वो जिम्मेदारी के साथ अपना अपना रोल अदा करें to build a community, not to build their own followers या their own following. अच्छा, मैं इसमें ये कहता हूँ, चीज़ें बदल जाएंगी. हाँ ये बात अच्छी है, बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी वो नहीं एब्स्ट्रैक्ट, बड़े लोग करते हैं बात जो अपना कि कम्युनिटी बनाएं, अपने फॉलोअर्स देखें. मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की ज़िंदगी में 2 फेजेस होते हैं. पहला फेज़ वो होता है जिसमें उसने अपने आप को देखना होता है. ठीक है. अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को देख के आपकी अपने आप को देखने वाली जर्नी ख़त्म हो गई है, तो गुड फॉर यू. बहुत सारे अब ये डिस्पैरिटी है ना, मुझे लगता है कि मेरी अपने आप को देखने वाली जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है. मुझे अपने आप को बहुत सारी करना. हाँ मुझे पता है अगले 10-15 साल में कुछ ऐसा आएगा, फिर मुझे लगेगा हाँ यार मैंने जो पुटना था पुट लिया अपना. हाँ अब मैं कहता हूँ यार, हाँ अब मुझे ना जो मुझे अच्छा आता है ना, जो मुझे अच्छा, वो मैं अब उसकी वैल्यू ऐड करूँ सोसाइटी में पे बैक करके. वो ज़िंदगी में हर बंदे का डिफरेंट मोमेंट आता है. इसलिए जब अब हम एक क्रॉस सेक्शनल अगर स्टडी करें ना, अभी एक क्रॉस सेक्शन लें आज की सोसाइटी में, ऐसे काटें, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपने आप को देख चुके हैं और वो कहते हैं अब हम रेडी हैं पे बैक करने के लिए, हमारी अपनी एक्सप्लोरेशन की अर्ज ख़त्म हो गई है. और आधे आपको ज़्यादा मिलेंगे वो कहेंगे नहीं अभी हम अपना कर रहे हैं. तो इसीलिए अब नाउ एम आई मेकिंग सेंस कि मैं ना इसीलिए इस चीज़ को इतना एक्टिवली बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये ना ज़िंदगी की मैंने सीखा है ज़िंदगी में गुजार के कि ब्रो अगर आप स्टेज पे आ गए हैं, गुड फॉर यू, एंड यू जस्ट कीप डूइंग दैट. एंड इफ़ यू थिंक के और आपके इर्द गिर्द मेजोरिटी वो नहीं कर रही है ना, इसका मतलब ये है कि वो करना नहीं चाहते. नहीं, उनको और टाइम चाहिए. दे आर एक्सप्लोरिंग देयर ओन पोटेंशियल्स, ओन प्रॉस्पेक्ट्स. पहले उन्होंने अपने आप फॉलोअर्स देखने हैं. हर इंसान को हक है कि वो अपना पहले देखे. ये जो मुझे ऐसा लगता है ये जो मोरालिटी वाली बात है ना यार, दूसरों को देखो, दूसरों को अपना ना देखो, ये गलत है. जब तक अपना नहीं देखोगे दूसरे को, जैसे कहते हैं आप खड़े नहीं हो रहे, दूसरों क्या खड़ा करोगे. पहले आपने अपना देखना है. जैसे लोग कहते हैं भाई आप आ गए यूके में, आप गाइडेंस क्यों नहीं दे रहे, आपको नहीं पता और भी लोग आ रहे हैं. ब्रो मैं लोगों को लगता है ऐसा जैसे मैं बहुत सेटल हो गया हूँ ब्रो, लिटरली 3-4 साल में मुझे कोई 20 साल हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे आप इतने पुराने यहाँ पे, मुझे 20 साल हो जाएंगे, मैं सोचूंगा हाँ ब्रो अब मेरे पास दिन में ये 2 घंटे हैं, मैं चलो इसमें पे बैक कर दूं. वो आएगा वक्त, हर बंदे का डिफरेंट आता है. हाँ तो इसलिए मैं इस पर चुप रहता हूँ कि कोई रिग्रेट जिंदगी में. अगर आप मुझे 10 साल पहले पूछते हैं कि रिग्रेट में, बड़े रिग्रेट्स थे, फिर आप मुझे 10 साल बाद समझ आइए कि ब्रो वो रिग्रेट कुछ करने का फ़ायदा नहीं है. एंड नाउ आई एम लाइक रेट्रोस्पेक्टिवली हर चीज़ ठीक था, जो हुआ किसी रीज़न की वजह से हुआ.
और जो हुआ उसकी वजह से मैं ग्रो ही किया, वो अच्छा था या बुरा था वो मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो आइंदा भी जो होगा उसमें नो रिग्रेट्स होने भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। होने भी नहीं चाहिए। परफेक्ट हाँ एक्सेप्टेंस, टोटल एक्सेप्टेंस हाँ इज़ द गोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कहते हैं परवाज़ दोनों की इस जहाँ में, गिरगिस का जहाँ और शाहीन का जहाँ और। अभी हमारे ऊपर चॉइसेस होती हैं, हम कहाँ उड़ना चाहते हैं, हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। परवाज़ दोनों की ही इस एक फ़ज़ा में है, जहाँ अलग-अलग है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक में एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।